प्यार का पहला शहर। सन्नान के मकान का दरवाजा अंदर से बंद था। उसने आहिस्ता से दस्तक दी मगर कोई जवाब ना आया। एक मर्तबा फिर कोशिश की तो अंदर हॉल में रोशनी हुई और दरवाजा खुल गया। तोते वाली बुढ़िया मुंह बनाए खड़ी थी। उसने देर से आने और उसे मुखिल करने की भरपूर माजरत की और जल्दी से सीढ़ियां तय करने लगा। अपने कमरे के सामने खड़े होकर वो बरसाती की जेबों से चाबी तलाश कर रहा था कि साथ वाला दरवाजा खुला। हेलो सन्नान। हेलो जेनी, उसने जल्दी से कहा और अपने कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर जाने लगा। जेनी तेजी से चलती हुई आई और उसका दरवाजा रोक कर खड़ी हो गई। उसने बड़ी बड़ी सफेद और नीली धारियों वाला एक खूबसूरत लिबास पहन रखा था जिस पर बेशुमार सिलवटें पड़ी हुई थी। जेनी ने रिंधी हुई आवाज में कहा कि तुम आज पिछले पहर मुझे लेने क्यों नहीं आए? तुमने वादा किया था सन्नान। सन्नान ने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। चंद दोस्त मिल गए थे। मिल गए थे या बन गए थे? मिल गए थे, सन्नान ने झल्ला कर कहा। पुराने जानने वाले थे। तुम तो कहते थे कि मैं पेरिस में अजनबी हूँ। जेनी के लहजे में शिकायत थी। सन्नान को एकदम अपने रवैये पर नदामत महसूस हुई। उसने खुद ही तो जेनी से वादा किया था कि वो उसे आज दोपहर को बाहर ले जाएगा। जेनी, मुझे बेहद अफसोस है कि मैं आज तुम्हें मिलने ना आ सका। जेनी ने पूछा, लेकिन आखिर क्यों? वजह ना ही पूछो तो बेहतर है। अच्छा, तो फिर तुम मेरे कमरे में आकर थोड़ी देर के लिए मेरे साथ बैठो, जेनी ने आहिस्ता से कहा। सन्नान ने घड़ी पर नजर डालते हुए कहा कि इस वक्त नहीं जेनी, रात के 2 बजने को हैं, तुम्हें आराम करना चाहिए। वो बोली कि मैं रातों को जागने की आदी हूँ। सन्नान ने चुपके से अपना दरवाजा बंद किया और जेनी के साथ उस कमरे में चला आया। वो उसके साथ सोफे पर बैठ गई। सन्नान ने जमाई लेते हुए पूछा, हाँ कहो, क्या कहती हो? मैं सिर्फ 5 मिनट बैठूंगा, मुझे सख्त नींद आ रही है। आज सुबह तुम्हारे जाने के बाद मैंने बुलीवार्ड सान जमीन से एक नया लिबास खरीदा। यही लिबास। जेनी ने लिबास का कोना ऊपर उठाकर हवा में छोड़ दिया और फिर शाम तक तुम्हारा इंतजार करके कपड़े बदले बगैर इसी सोफे पर लेटकर तुम्हारी धुनें सुनती रही। सन्नान ने जेब से सिगरेटों का पैकेट निकालकर एक सिगरेट सुलगा लिया। जेनी ने सवाल किया कि कल सुबह तो तुम फारिग होगे ना? सन्नान ने एकदम तेजी से जवाब दिया कि नहीं, और फिर अपने लहजे की तुंदी का एहसास करते हुए कहने लगा कि कल तो नहीं, फिर कभी सही। अभी तो मैं चंद रोज पेरिस में क़याम करूंगा और फिर क्या जरूरी है कि बाहर जाकर आवारागर्दी ही की जाए। मैं तुम्हें इस कमरे में जो मिल लेता हूँ। जेनी ने दुख से कहा, इस कमरे में तुम पहले मर्द हो जिसे मैंने खुद किसी गरज के बगैर यहाँ आने की दावत दी है। यहाँ की हर शय मसनूई है और मैं भी जब तक इस कमरे में रहती हूँ गोश्त पोस्ट की एक औरत की बजाय अपने आप को रबड़ की एक गुड़िया महसूस करती हूँ। दिल बहलाने वाली, सस्ती और निकम्मी गुड़िया। सन्नान खामोशी से सिगरेट पीता रहा। वो बोली कि मैं कॉफ़ी बना कर लाती हूँ। मुझे अफसोस है कि मैं आज भी अपने लिए कॉफ़ी का डिब्बा नहीं खरीद सकी। तुम्हारी कॉफ़ी ही इस्तेमाल कर रही हूँ। सन्नान ने कहा कि कॉफ़ी का बेशतर हिस्सा भी तो मैं ही पी रहा हूँ। सन्नान को बेहद नींद आ रही थी। जेनी सोफे से उठ खड़ी हुई और बोली कि मैं पहले अपना लिबास तब्दील कर लूँ। वो बारीक पर्दों की ओढ़ में होकर कपड़े बदलने लगी। शबखाबी का लिबास पहनने के बाद उसने स्टव जलाया और कॉफ़ी के लिए पानी रख दिया। वो बोली कि चंद रोज हुए मैंने न्यूजीलैंड के सिफारत खाने में वहां पर मुस्तकिल तौर पर आबाद होने के लिए दरखास्त दी है। मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। मैं पेरिस से उकता चुकी हूँ। सन्नान ने कहा कि मेरे ख्याल में तो कनाडा बेहतर रहेगा। वहाँ पहले ही बेशुमार फ्रांसीसी आबाद हैं, इसीलिए तो वहाँ नहीं जा सकती। जेनी की आंखों में आंसू तैरने लगे। जहाँ कहीं भी फ्रांसीसी होंगे मुझे हरदम यही धड़का लगा रहेगा कि इनमें से कोई मेरा शनासा ना निकल आए। मैं चाहती हूँ कि अपनी ज़िंदगी का आगाज़ नए सिरे से शरीफाना तौर पर करूँ, ताकि जब भी कोई मुझसे मिलने का वादा करे तो वो सिर्फ मेरी ज़ाती ज़िंदगी की ऊंच नीच बल्कि सिर्फ नीच को मद्देनज़र रखते हुए अपना इरादा न बदल ले। सन्नान को एकदम एहसास हुआ कि जेनी और पास्कल की गुफ्तगू में हैरत अंगेज तौर पर मुशाबहत थी। वो भी इसी किस्म के एहसासात का शिकार थी, लेकिन जेनी के खदशात किसी हद तक दुरुस्त थे। उसे यकीन था कि सन्नान उसे सिर्फ इसलिए मिलने नहीं आया कि उसे उसके पेशे से नफरत थी, हालांकि वो गलती पर थी। सन्नान सोफे से उठ खड़ा हुआ। मैंने किसी ऊंच नीच को मद्देनजर रखते हुए अपना इरादा नहीं बदला था। फिर क्यों नहीं आए तुम? जेनी की आवाज भर्राई हुई थी। इसीलिए ना कि मेरे साथ चलते हुए तस्दीक होती है तुम्हारी।
लोग उंगलियां उठाते कि ऐसे खूबसूरत मशरकी नौजवान को पूरे पेरिस में सिर्फ एक बुरी लड़की ही पसंद आई। सन्नान जेनी के पास चला गया। मुझे पास्कल मिल गई थी। सन्नान ने जेनी को अंधेरे में रखना मुनासिब न समझा। कौन पास्कल? जेनी की आवाज इतनी बुलंद थी कि सन्नान चौंक गया। तुम्हारे जैसी ही एक आम सी लड़की। मेरे जैसी होती तो तुम मुझे छोड़कर उसे मिलने क्यों जाते? मैं उसे मिलने नहीं गया था, बल्कि वो मुझे मिल गई थी। जेनी की आवाज अब मध्यम पड़ गई थी। कौन है वो? मैंने कहा ना, तुम्हारे जैसी एक आम सी लड़की। सन्नान ने उसके कंधे पर हाथ रखकर नरमी से कहा और फिर उसे स्टीमर से लेकर शॉन्ज़ेलीज़े पर इत्तेफाकन मुलाकात तक के तमाम वाक़यात तफसीलन सुना दिए। कॉफ़ी तैयार हो चुकी थी। वो फिर सोफे पर आकर बैठ गए। अपाहिज है बेचारी। जेनी के लहजे में हक़ारत की बजाय हमदर्दी थी। हाँ है, सन्नान ने कदरे सख्ती से कहा, लेकिन मेरे लिए नहीं। वो बहुत अच्छी लड़की है जेनी, बहुत ही अच्छी। लामोर। जेनी हंसती। उसकी हंसी में तंज का पहलू था। क्या मतलब? लामोर यानी मोहब्बत? नहीं, ऐसा तो नहीं। सन्नान संजीदा हो गया। और फिर हो भी सकता है। मैं इस जज्बे से आशना नहीं हूँ जो अब कुछ कह सकूं। जेनी ने कोई जवाब न दिया और खामोशी से कॉफी पीती रही। थोड़ी देर के बाद सर उठाकर कहने लगी कि मौसीकी सुनोगे? नहीं, इस वक्त नहीं। तुम्हें तो सितार बेहद पसंद है। हाँ है, लेकिन तुम्हारे पास तो सिर्फ एक ही रिकॉर्ड है जिसे बार बार सुनकर मैं उकता चुका हूँ। जिस तरह तुम पास्कल से भी उकता जाओगे। सन्नान मुस्कुराए बगैर न रह सका। अभी चंद लम्हे पेशतर इस लड़की ने पास्कल का नाम किस हक़ारत से लिया था। फिर हमदर्दी की मंजिल आई और अब वो अपने दिल में छुपे हुए जज्बा हसद का इजहार किए बगैर न रह सकी। इसकी नौबत नहीं आएगी जेनी। तुम्हें मालूम है कि मैं सयाह हूँ। चंद रोज पेरिस में क़याम करने के बाद मैं यहाँ से चला जाऊँगा। चले जाओगे? जेनी ने लब सुकेड़ कर कहा। तुम जिस तरह पास्कल का नाम लेते हो, उस लहजे से ही मैं जान गई हूँ कि तुम्हें उससे शदीद मोहब्बत है और तुम कभी भी पेरिस छोड़कर नहीं जा सकोगे। तुम गलती पर हो। सन्नान ने यह फिक्रा बड़ी मुश्किल से अदा किया। उसके दिल का चोर दुहाई दे रहा था कि जेनी ठीक कहती है। जेनी ने एक मखसूस अदा के साथ बनकर कहा कि सच? स्टीमर में मुलाकात के बाद आज हम पहली मर्तबा मिले हैं और जाहिर है कि दो मुख्तसर मुलाकातों में ऐसा जज्बा उभर कर नहीं आता। इसके लिए तो वक्त दरकार है। सन्नान, जेनी ने कॉफी की प्याली मेज पर रख दी। तुमने अभी खुद एतराफ किया कि तुम इन मामलों में नातजुर्बेकार हो, लेकिन मैं। जेनी ने बेतहाशा हंसना शुरू कर दिया, जैसे वो अपने आप को अजियत देना चाहती हो। सन्नान खामोश रहा। कुछ देर बाद जब वो अपनी हंसी पर काबू पाने की कोशिश में कामयाब हुई तो फिर कहना शुरू किया, तुम्हें ये मानना पड़ेगा कि मेरी जैसी औरत इन मामलों को खूब समझती है। ना समझे तो भूखों मरे। मोहब्बत जैसे जज्बे के लिए वक्त की कैद नहीं होती। सन्नान ने प्याली मेज पर रख दी और सोफे से उठ खड़ा हुआ। कॉफी के लिए शुक्रिया, मुझे कल सुबह कहीं जाना है। वाह, कहीं जाना है? जेनी ने तल्खी से कहा। पास्कल को मिलोगे? सन्नान ने झल्ला कर कहा कि हाँ, मिलूंगा। तुम्हें कोई एतराज है क्या? डार्लिंग, मेरे पेशे में तो एतराज के लफ्ज की गुंजाइश ही नहीं, और मुझे डार्लिंग जैसे फजूल लफ्ज पसंद नहीं। जेनी ने आंखें मटका कर कहा, सॉरी डार्लिंग, आदत सी हो गई है। नाम तो हर एक का याद नहीं रहता, बस डार्लिंग से ही काम चल जाता है। शब्बा खैर। सन्नान ने निहायत गुस्से में दरवाज़ा खोला और कमरे से बाहर निकल गया। वो अपने कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर जाने को था कि फिर जेनी की आवाज़ आई, सन्नान। क्या है? क्या पास्कल खूबसूरत है? सन्नान बेख्तियार मुस्कुरा दिया और जवाब दिए बगैर अपने कमरे में आकर सो गया। दूसरी सुबह जब सन्नान की आंख खुली तो अध खुली खिड़की में से धूप उसके सरहाने तक आ रही थी। वक्त देखा तो 11 बजने को थे। उसने जल्दी से शेव बनाई, चेहरे पर 4 छींटे मारे और कपड़े बदलने लगा। वो टाई वगैरह बांधने का तरद्दुद नहीं करना चाहता था, चुनाचे उसने बंद गले का सफेद स्वेटर और उसके साथ नीला कोट पहन लिया। कमरे से बाहर निकलने से पहले उसने तमाम जरूरी अशिया गिनकर अपनी जेबों में डाल ली। इनमें से अगर कोई चीज भी उसकी जेब में न हो तो वो सारा वक्त खुद को अधूरा महसूस करता था। और ये चीजें क्या थीं? सिगरेट का पैकेट, लाइटर, रुमाल, धूप का चश्मा, पेन, कैमरा और पासपोर्ट।
پاکستان میں جب بھی وہ اپنے ایک عزیز دوست سعادت کے گھر جاتا تو وہاں سے آتے وقت وہ ہمیشہ اسے یاد دلاتا کہ یار سنان، اپنے بٹس اینڈ پیسز گن کر یہاں سے لے جانا، ورنہ آدھی رات کو آ کر لگاتار گھنٹی بجانا شروع کر دو گے کہ ہائے میرا رومال آج یہاں رہ گیا تھا۔ وہ باہر نکل کر اپنا کمرہ مقفل کر رہا تھا کہ حسب دستور جینی کا دروازہ کھل گیا۔ جینی نے اسے چھیڑا، نیلے کوٹ میں بہت اچھے لگ رہے ہو۔ سنان نے کمرے کی چابی جیب میں ڈالی اور نیچے اترنے لگا۔ 11:30 بجے صبح ہوتی ہے تمہاری؟ وہ اسے تنگ کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ سنان نے چڑھ کر کہا کہ تمہیں اس سے مطلب، بیچاری انتظار کر رہی ہوگی۔ وہ سیڑھیاں اترنے لگا تو جینی بھی ساتھ ہی آ گئی۔ کافی تو پیتے جاؤ۔ نہیں، تمہارے اپنے ڈبے کی ہے۔ نہیں، مجھے جلدی ہے۔ پلیز ڈارلنگ۔ جینی نے ڈارلنگ پر زور دیتے ہوئے منہ بنا کر کہا۔ سنان نے جواب نہ دیا۔ ڈارلنگ سنان، اس نے سنان کا کندھا پکڑ کر بے حد پیار سے کہا۔ سنان جل کر رہ گیا اور اس کا ہاتھ ہٹا کر کہنے لگا کہ تم اپنے کام پر کیوں نہیں گئی؟ وہ بولی کہ میرے کام کے اوقات تو 9 بجے رات کے بعد شروع ہوتے ہیں۔ سنان نے منہ بنا کر غصے سے کہا کہ کم از کم تیاری ہی شروع کر دو۔ لپسٹک اور غازے کی موٹی تہیں جمانے کے لیے بھی تو خاصا وقت درکار ہوتا ہے۔ جینی بھی غصے میں آ گئی۔ تانے دینے کی کیا ضرورت ہے، چلی جاتی ہوں۔ ویسے کافی پی جاتے تو موڈ بہتر ہو جاتا۔ اور پاؤں پٹکتی ہوئی واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ سنان نیچے ہال میں آیا تو میڈم جی اور اس کی ماں کا دور دور تک نشان نہ تھا، البتہ طوطے کا پنجرہ کونے میں رکھا تھا۔ طوطا شاید اب اس کی موجودگی کا عادی تھا، اس لیے خاموش رہا۔ اس کا گنجا سر دیکھ کر سنان کے دل میں چپت لگانے کی خواہش بیدار ہوئی، مگر اس نے اپنے آپ کو اس احمقانہ خیال پر لان تان کی اور مکان سے باہر آ گیا۔ گلی میں آ کر وہ سکریکر کے کلیسا کی جانب چل دیا۔ اسے کسی ٹیکسی کی تلاش تھی۔ راستے میں قہوہ خانہ پگال بھی پڑتا تھا، جسے دیکھ کر اسے مصور پال یاد آ گیا۔ اس نے سوچا کہ پیرس سے روانگی سے قبل وہ ایک مرتبہ اسے ضرور ملنے جائے گا۔ وہ خاصی دیر تک چوک میں کھڑا رہا، مگر وہاں جو بھی ٹیکسی آئی مسافروں سے پر تھی۔ بالآخر وہ نیولی کے پل تک جانے والی ٹرام پر سوار ہو گیا۔ کم خرچ بالا نشین۔ پچھلی شب پاسکل کے فلیٹ سے ممارت تک جتنے پیسے ٹیکسی کے کرائے پر اٹھے تھے، اتنی رقم میں وہ بخوبی اگلے 3 ماہ کے لیے ٹرام کی سواری کر سکتا تھا۔ چونکہ یہ دفتری اوقات نہ تھے، اس لیے ٹرام پر زیادہ رش نہ تھا اور اکثر نشستیں خالی پڑی تھیں۔ سنان کے ساتھ ایک مدبر قسم کی بوڑھی عورت براجمان تھی، جس کی انگلیوں میں ایک موٹا سگار تھا اور اس کی گود میں ایک نہایت ہی فرپا قسم کا کتا بڑے مزے سے بیٹھا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد کتے نے سنان کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کرنے کی کوشش کا آغاز کر دیا۔ اس نے بڑے آرام سے اپنی گیلی تھوتنی سنان کی گود میں رکھ دی اور خر کرنے لگا۔ کتے کی اس حرکت پر بوڑھی عورت نے مسکرا کر سنان کی طرف دیکھا۔ سنان بھی اخلاقاً ایک پھیکی سی مسکراہٹ اپنے لبوں پر لے آیا۔ جہاں تک تو خیریت تھی، مگر کتے کو شاید سنان کا اونی کوٹ پسند آ گیا تھا، اس لیے وہ اپنی مالکن کی گود سے مکمل طور پر نقل گود کر کے اس کی گود میں آ بیٹھا اور باقاعدہ اس کا منہ چاٹنے کی کوشش میں مصروف ہو گیا۔ سنان کو ذاتی طور پر کتے بے حد پسند تھے، اگر وہ اس سے کم از کم 1 فرلانگ کے فاصلے پر ہوں۔ ادھر یہ واہیات قسم کا کتا کچھ زیادہ ہی فری ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے چہرے کو کتے کی گیلی تھوتنی سے بچاتے ہوئے اسے ہاتھ سے پرے کرنے کی کوشش کی۔ بوڑھی عورت نے سگار کا ایک لمبا کش لگایا اور پھر مسکرا کر بولی کہ ایسا نہ کرنا، بڑی جلدی برا مان جاتا ہے اور پھر کاٹ لیتا ہے کہ الفاظ پر سنان کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ سفر کے دوران میں اسے 1-2 مرتبہ نہایت خطرناک جانوروں سے بھی واسطہ پڑا تھا، مگر اس بارے میں وہ بے حد نڈر واقع ہوا تھا۔ البتہ کتوں کا معاملہ بالکل جدا تھا۔ ادھر کسی کتے نے آہستہ سے پخ کر دی اور ادھر سنان کے ہاتھ پاؤں لرزنے لگے۔ جیسے عام لوگ کاؤنٹ ڈریکولا اور فرینکنسٹائن وغیرہ کی خوفناک کہانیاں پڑھ کر راتوں کو سو نہیں سکتے، اسی طرح سنان کی نیندیں پطرس بخاری کا مضمون کتے پڑھنے سے ہی حرام ہو جاتی تھی۔ تم بے حد خوش قسمت ہو، بوڑھی عورت کہہ رہی تھی۔ ڈاکی کبھی کسی اجنبی کے ساتھ اتنی جلدی فری نہیں ہوا۔ ڈاکی شاید کتے کا نام تھا۔ سنان نے لرزتے ہوئے کہا کہ جی بے شک، میں اپنی خوش قسمتی پر نازا ہوں۔ کتے سے پیچھا چھڑانے کی غرض سے وہ ایک سٹاپ پہلے ہی اتر گیا۔ اس کے چہرے پر لگائے ہوئے قیمتی آفٹر شیو لوشن کا ستیاناش ہو چکا تھا اور اب اس کے کوٹ میں سے تبیلے کی لپیٹیں اٹھ رہی تھی۔
सन्नान पास्कल के मकान के सामने पहुंचा तो लोहे के सफेद फाटक के पहलू में एक छोटा सा दरवाजा था जो जरा सा धकेलने से खुल गया और सन्नान बागीचे में आ गया। चमकती धूप में नहाया हुआ सफेद मकान बेहद खूबसूरत लग रहा था। सन्नान, कहीं दूर से एक आवाज आई। उसने नजर उठाकर देखा तो पास्कल अपनी खिड़की में बैठी हाथ हिला रही थी। खिड़की का शीशा बंद होने की वजह से उसकी आवाज बेहद मध्यम थी। उसने जवाबन हाथ हिलाया और सदर दरवाजे में गुजरकर लकड़ी की पुरपेच सीढ़ियां तय करता हुआ पास्कल के फ्लैट के दरवाजे पर आ गया। वो घंटी बजाने को था कि दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और आंख झपकते ही पास्कल के दोनों बाजू उसकी गर्दन में हमायल थे। सन्नान इस वालेहाना इस्तकबाल के लिए कतन तैयार न था, इसलिए कदरे बौखला गया। उसने पास्कल के दोनों हाथ पकड़कर गर्दन से अलहदा किए, जेब से रूमाल निकाल कर माथे पर से पसीने के कतरे पूंछे और कहने लगा कि देखो मेरा मतलब है कि तुम्हारी खाला क्या कहेंगी। पास्कल ने मचल कर कहा कि खाला घर पर नहीं है और फिर आगे बढ़ने को थी कि सन्नान ने उसे वहीं रोक देने के लिए अपनी हथेली उसके माथे पर रख दी। ये तुमने बुल फाइटिंग के अंदाज कहाँ से सीख लिए? पास्कल उसका बाजू थाम कर फ्लैट के अंदर ले आई। मैं सुबह 8 बजे से अपनी खिड़की में बैठी तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुम इतनी देर तक ना आए तो मेरे दिल पर एक मर्तबा फिर एहसास महरूमी की तहें बैठने लगी, इसलिए तो मैं तुम्हें देखकर इतनी खुश हुई हूँ। सन्नान खाला के बारे में तसल्ली कर लेना चाहता था, इसलिए पूछा कि खाला कहाँ है? खाला सुबह से दफ्तर गई हैं, 5 बजे लौटेंगी। उनके 2 बच्चे अपने स्कूल के साथ जुनूबी फ्रांस की सैर को गए हैं, 2 हफ्ते बाद आएंगे और खालू फौत हो चुके हैं, कभी नहीं आएंगे। और कुछ? सन्नान ने इत्मीनान का सांस लिया। बाहर चलें? उसने वहीं खड़े खड़े पूछा। दरअसल वो पास्कल के साथ इस फ्लैट में बिल्कुल अकेले रहने से घबरा रहा था। आज बाहर नहीं जा सकते। पास्कल ने उसका हाथ पकड़कर सोफे पर बिठा दिया। सन्नान फौरन उठ खड़ा हुआ, लेकिन आज तो बाहर बेहद खुशगवार मौसम है, चमकती धूप है, सरसब्ज दरख्त। खाला 5 बजे वापस आएंगी, भला उनकी गैर मौजूदगी में बाहर कैसे जा सकती हूँ? वो खामखा परेशान होंगी। मैं हमेशा उनको बता कर जाती हूँ, एक कागज पर उनके नाम पैगाम लिखकर यहाँ मेज पर रख जाओ। आज बाहर नहीं जा सकते। पास्कल ने बच्चों की तरह सर हिलाया। अरे लेकिन आज धूप चमक। मैं अपने कमरे की बड़ी खिड़की खोल दूंगी, धूप पूरे कमरे में फैल जाएगी और वहां से तुम्हें दरख्त वगैरह भी नजर आ जाएंगे। सन्नान चुपके से सोफे पर बैठ गया। क्या खामखा मुंह बनाकर बैठ गए हो? पास्कल उसके साथ ही बैठ गई। सन्नान, मैं खुद इतने खूबसूरत मौसम में बाहर जाना चाहती हूँ, मगर आज मेरी तकलीफ दर्द हो रहा है, मजबूरी है। क्या ये दर्द कल रात ज्यादा चलने की वजह से हुआ है? सन्नान के लहजे में तशवीश थी। हाँ, मुझे उस वक्त भी हल्का हल्का दर्द उठ रहा था, मगर मैंने तुम्हें बताना मुनासिब ना समझा। बता दिया होता पास्कल। सन्नान, कल मैं इतनी खुश थी कि अगर मैं तुम्हारे साथ चलते चलते वहीं सेन के किनारे गिरकर मर भी जाती तो मुझे मलाल ना होता। क्या तुम्हें बहुत तकलीफ होती है? तकलीफ तो होती ही है। आज सुबह खाला मुझे डॉक्टर के यहाँ ले गई थी। उसने मुझे अगले चंद रोज के लिए मुकम्मल आराम करने का मशवरा दिया है। पास्कल ने धीरे से अपना सर सन्नान के कंधे पर रख दिया। इस तरह का आराम। सन्नान संजीदा होकर कहने लगा कि हाँ जरूर। पास्कल, मुझे अफसोस है कि सिर्फ मेरी वजह से तुम्हें इतनी तकलीफ उठाना पड़ी। नहीं नहीं, ऐसा ना कहो। तुम्हारी वजह से ही तो मैं इस शदीद दर्द को बर्दाश्त करने के काबिल हुई हूँ, वरना आम तौर पर तो मैं इस हालत में अपने बिस्तर पर ही पड़ी रहती। इसका इलाज नहीं हो सकता क्या? नहीं। हादसे के बाद चंद माह अस्पताल में रही और फिर पूरा 1 साल डॉक्टरों की ज़ेरे निगरानी अपने घर पर। फिर डैडी ने मुझे हॉर्ले स्ट्रीट की एक स्पेशलिस्ट को दिखाया, मगर उसने भी जवाब दे दिया। वैसे दर्द की शिद्दत को कम करने के लिए मैं रोज़ाना 3 गोलियां खाती हूँ और हफ्ते में 2 मरतबा इंजेक्शन भी लगवाती हूँ। मुझे अफसोस है। सन्नान और कुछ न कह सका। फिर वही अफसोस, हमदर्दी। छोड़ो इन बातों को, आओ मैं तुम्हें अपना कमरा दिखा दूँ। सन्नान सोफे से उठने को था कि उसके सामने पास्कल ने उसे कंधे से पकड़कर एकदम फिर पीछे धकेल दिया। और ये क्या है? उसने सन्नान के कोट में अटका हुआ भूरे रंग का एक लंबा बाल निकालते हुए गुस्से से पूछा। पता नहीं कहां से आ गया। सन्नान खुद हैरान रह गया। इसका मतलब है उसके बाल भूरे रंग के हैं। पास्कल का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था।
किसके बाल? सन्नान ने परेशान होकर कहा। उसी चुड़ैल के जिसे तुम थोड़ी देर पहले गले से चिमटाए बैठे रहे हो। भाई कमाल हो गया। सन्नान की समझ में ना आया कि ये कमबख्त बाल कहाँ से आ गया। वाकई किसी लड़की का लगता था। जी हाँ, कमाल है, पास्कल ने उंगलियां नचाकर कहा। मैं भी कहूं कि इस्तकबाल से तुम इतनी बुरी तरह बौखला क्यों गए थे? पास्कल यकीन करो, सन्नान ने समझाने की कोशिश की, मगर उसका गुस्सा तो थमने में नहीं आ रहा था। मैं कैसे यकीन कर लूं? तुम्हारे कोट पर गले के करीब किसी खूबसूरत और खराब किस्म की लड़की का बाल इस बात की गवाही देता है कि तुम अभी अभी। पास्कल की आवाज शिद्दत जज्बात से बैठ चली थी। और फिर उस चुड़ैल को मेरी तरफ से ये भी बता देना कि वो निहायत वाहियात किस्म का सेंट इस्तेमाल करती है। तुम्हारे कोट में से अजीब किस्म की बू आ रही है। बू? सन्नान चौंक गया। और भूरा बाल? उसको याद आ गया कि ट्राम में जो कुत्ता उसकी गोद में लौटता रहा उसका रंग भूरा था। वो बेतहाशा हंसने लगा। इसमें यूं दांत निकालने की कौन सी बात है? पास्कल ने तुनक कर कहा। अरे भाई, बात ही ऐसी है। सन्नान अपनी हंसी रोकने की नाकाम कोशिश कर रहा था। दरअसल ये बाल और ये अजीब किस्म की बू एक कुत्ते की है जो ट्राम में मेरी गोद में आ बैठा था। कुत्ते की? पास्कल ने बेयकीनी से उसकी तरफ देखा। हाँ, कुत्ते की। एक बड़ा सारा भूरे रंग का कुत्ता। बना रहे हो? पास्कल को अब भी यकीन नहीं आ रहा था। पास्कल, सच कहता हूँ, अगर उस कमबख्त बुढ़िया ने मुझे ये कहकर डराया ना होता कि कुत्ता काटता भी है, तो मैं उसे उठाकर ट्राम से बाहर फेंक देता। सन्नान ने उसे पूरी तफसील बताई। अच्छी कहानी घड़ी है। बहरहाल मैं यकीन कर लेती हूँ। पास्कल मुस्कुरा दी। हम शायद तुम्हारे कमरे की जानिब बढ़ रहे थे, सन्नान ने एक मर्तबा फिर सोफे से उठते हुए कहा। पास्कल ने आगे बढ़कर उसका बाजू थाम लिया और फ्लैट के दरमियान में ही वाक़े 3 छोटी छोटी सीढ़ियां तय करके वो एक खूबसूरत कमरे में आ गई, जिसकी बैरूनी खिड़की सड़क की जानिब खुलती थी। खुशामदीद। पास्कल ने आगे बढ़कर खिड़की खोल दी। तुम मेरे कमरे में आने वाले पहले मेहमान हो। सन्नान ने कमर तक झुककर कहा। इज्जत अफजाई का शुक्रिया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथ साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और फेसबुक पर भी इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्रिप्शन के बटन पर क्लिक कीजिए और साथ साथ बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हमारी तमाम अपडेट्स फौरन मिलती रहें। और साथ साथ कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। हम मज़ीद वीडियोस लेकर जल्दी हाजिर होंगे। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।